हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का हाफ एक्सप्लेनेशन हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमने सेल तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर लिया था, सेल वॉल तक। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से, ठीक है। इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके साथ ही साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कंप्लीट इसका आज हम चैप्टर करेंगे। तो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है सेल का, ठीक है। तो रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर वी हैड पुट आइडियल सॉल्यूशन ऑन द पील। भाई हमें याद है कि हमने जो ओनियन पील थी उसकी टेम्परेरी माउंट की एक स्लाइड तैयार की थी, तो उसके ऊपर आइडियल सॉल्यूशन डाला था। क्यों? वट वुड वी सी इफ वी ट्राई ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता हम अगर बगैर आइडियल सॉल्यूशन के जो स्लाइड थी उसको, जो पील थी उसको ऑब्जर्व करते। ट्राई इट, कोशिश करें, एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज, और देखें कि क्या अंतर है। फर्दर व्हेन वी पुट आइडियल सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर। क्या आइडियल सॉल्यूशन डालने पर पील्स की जो सेल है वो सभी रंगीन दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, इसकी केमिकल कंपोजिशन के अनुसार डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली। अलग अलग भाग है उसका जो अलग अलग जो रंग है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, कुछ भाग गहरा रंगीला है दूसरे भाग से। अपार्ट फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। हम आइडियल सॉल्यूशन की जगह सैफरन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन स्टेन का भी इसमें यूज कर सकते हैं सेल में, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन, हमने ओनियन सेल को ऑब्जर्व किया था, जांचा था। लेट्स अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अब हम अपने शरीर की जो सेल को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड लो और इसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर डालो। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम स्पून चम्मच का यूज करते हुए जेंटली स्कार्प द इनसाइड द सरफेस ऑफ द चिक, अपने गाल के अंदर की तरफ चम्मच से इसको गाल को खुरचो। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, क्या कुछ मटेरियल स्पून पर चिपक कर आया है। विद द हेल्प ऑफ ए नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड, कीप रेडी फॉर दिस। अब नीडल की हेल्प से, मदद से इस मटेरियल को जो ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करो, यानी ग्लास स्लाइड पर रख लो। टू, अब ये तैयार है ग्लास स्लाइड पर जो रख लिया। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। मटेरियल को कलर करने के लिए, यानी कलर देखने के लिए हम इसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के एक ड्रॉप डालेंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए अब जो मटेरियल है वो तैयार है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट, इसके ऊपर आपको एक कवर स्लिप नहीं रखनी है। वट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं। वट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, हमने जो सेल की जो शेप है वो कैसी देखी। ड्राई इट ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट, इसे अपनी ऑब्जर्वेशन सीट पर ड्रॉ करो, यानी बनाओ। वॉज देयर ए डार्की कलर, क्या यहाँ पर कुछ गहरा रंग है। स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, कि सेल के बीच में केंद्र में डॉट लाइक जो संरचना है, ओवल या स्पेरिकल शेप है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, अगर है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओनियन पील सेल, क्या यही जो संरचना है ओनियन पील की सेल में भी थी। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो बाहर डबल लेयर कवरिंग होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, इनकी छेद होते हैं जो मटेरियल को बाहर और अंदर ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस में। दिस दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम आगे 5.24 में सेक्शन में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल ए रोड शेप स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो रोड शेप स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जो रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होती है यानी कि बढ़ती है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ये कि जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम्स इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं, तो इनहेरिटेंस जो करेक्शन पेरेंट्स से
जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं डीएनए की फॉर्म में, कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए का पूरा नाम है। मॉलिक्यूल क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटॉन, जो क्रोमोसोम से कंपोज होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है इंफॉर्मेशन का काम करते हैं जो जरूरी है कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजिंग सेल, यानी सेल और को बनाने में और उसको कंस्ट्रक्शन करने में। फंक्शनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, जो फंक्शनिंग सेगमेंट होते हैं डीएनए में वो जीन कहलाते हैं। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल में डिवाइड नहीं होते, दिस डीएनए इज प्रेजेंट ए पार्ट ऑफ क्रोमेटाइन मटेरियल, वह जो पार्ट होता है डीएनए का वो होता है क्रोमेटाइन मटेरियल। क्रोमेटाइन मटेरियल इज विजिबल एंड एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटाइड जो होते हैं वो जो धागे की जो संरचना के अनुसार जो दिखाई देते हैं। Whenever the cell is about to divided, the chromatide material get organized into chromosome। और जब सेल डिवाइड होती है तो जो क्रोमेटाइड मटेरियल होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर चल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में चले जाते हैं। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो न्यूक्लियस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, इसमें प्रोसेस में जो सिंगल सेल बट जाती है दो नई सेल में। इट ऑल्सो प्ले क्यूरिकल पार्ट, ये एक महत्वपूर्ण भाग है। अलोंग विद द एनवायरमेंट इट डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप्ड एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिट एज मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कि एनवायरमेंट के अंदर जो सेल होती है उसका विकास होता है, इनकी डेवलप होती है और उसके साथ ही जो उसमें मैच्योरिटी आती है जिसके कारण वो उसमें केमिकल जो एक्टिविटीज होती है सेल्स के अंदर डायरेक्टिंग, ठीक है, इनकी रासायनिक परिवर्तन होता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ जो जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी प्योरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर जो भाग होता है और उसके साथ ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है इसमें। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, केवल इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, यानी कि जिन जीव के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है वो जीव प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। कि ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, और जिस ऑर्गेनिजम्स में जीव में सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट होंगे वो यूकैरियोटिक्स है और जिसमें एब्सेंस होंगे वो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ और भी जो साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो भाग वगैरह होते हैं ऑर्गेनल्स, वो भी एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाय प्योरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसके ऑर्गेनल्स के कुछ जो फंक्शन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पे जो ऑर्गेनल्स नहीं होते उसकी जगह। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर उपस्थित होते हैं मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स के अंदर, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर में, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसमें जो प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। जहाँ पे मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया उपस्थित होंगे तो वहाँ पे प्लास्टिड नहीं होगा, ठीक है, बगैर प्लास्टिक होता है यहाँ पर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बट जो नॉट विद प्लास्टिड, जहाँ पे प्लास्टिड नहीं होंगे एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, वहाँ पे वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ में प्लास्टिड होगा अगर यूकैरियोटिक सेल में नहीं है तो, ठीक है, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों आपस में अपोजिट है। साइटोप्लाज्म नेक्स्ट आता है। साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट, हमने टेम्परेरी माउंट में देखा ऑफ द ओनियन पिल एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल, ओनियन पिल और उसके साथ ही ह्यूमन की जो चिक सेल में भी
तो वी सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल अनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। हमने इसके अंदर एक बड़ा भाग देखा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद था। दिस रीजन टेक्स ए वेरी लिटिल स्टेन। इस रीजन के अंदर कुछ जो लिटिल स्टेन था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये क्या था? साइटोप्लाज्म कहलाता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर की फ्लूइड उपस्थित होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स, और इसके साथ ही स्पेशलाइज जो विशेष सेल ऑर्गेनेल्स भी उपस्थित होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इन सभी ऑर्गेनेल्स का यानी कि जो काम होता है एक स्पेशल सेल और के अंदर, इनके सेल के अंदर एक स्पेशल कार्य परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर अनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक्स यानी प्रोकैरियोटिक्स के अंदर बिसाइड द अब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर आल्सो अब्सेंट। इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन और सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो दोनों ही अब्सेंट होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में दूसरी तरफ, यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन अनक्लोज ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। द सिग्निफिकेंट ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। एक सिग्निफिकेंट जो मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है यहाँ पर वायरस। जो वायरस है, वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन एंड hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। जो वायरस होती है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर ही इसका जीवन काल यानी कि चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर ये किसका प्रयोग करते हैं? सेल मैकेनिकली मल्टीप्लाई की, सेल को ये डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन हम इसको मार नहीं सकते, ये मरता नहीं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है उसको हम रोक सकते हैं, वायरस की को। ठीक है, तो वायरस की ग्रोथ को रोक सकते हैं, इसको मार नहीं सकते, और बैक्टीरिया को हम मार सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनल्स कि एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप्स इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्रत्येक सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ से उसको घेरे रखती है, जो उसको अलग करती है बाहरी आवरण से, यानी कि बाहरी जो एनवायरनमेंट वातावरण से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूड सेल्स फ्रॉम मल्टी cellular organisms need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function। जो बड़ी और जटिल सेल्स होती है जो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर, तो उसके अंदर एक केमिकल एक्टिविटीज होती रहती है जो उसको सपोर्ट करती है उसके स्ट्रक्चर और कार्य करने में। टू कीप दीज एक्टिविटी और डिफरेंट काइंड, ये सभी एक्टिविटीज या क्रियाकलाप होती है अलग अलग प्रकार की होती है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से भिन्न है। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर विद इन दैम सेल्स। ये सेल जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड का यूज करते हैं एक छोटा जो स्ट्रक्चर बनाने में, विद इन दैम सेल, अपने आप में, यानी कि हर एक जो भी स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होगी इस तरह से। ठीक है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, तो इसका यूज होता है। दिस इज वन of the feature of the eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cells, यानी कि इसके अंदर जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं। Some of these organelles are visible only with an electron microscope, और ये सभी जो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। We have talked about the nucleus in the previous section, हम पहले वाले भाग में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। Some important example of cell organelles which वी विल डिस्कस नाउ, कुछ इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि दे कैरी आउट सम वेरी क्यूरिकल फंक्शन इन सेल, इन सबका एक महत्वपूर्ण कार्य है सेल के अंदर। तो फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि ER इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट, जिसका एक लंबा जो नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि ट्यूब की तरह और जो एक सीट से बनता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड ऑफ ओबलिंग बैग्स, जो एक तरह से इनकी ट्यूबल्स और गोल
ओब्लिक बैग की तरह की वेसिकल्स की फॉर्म में दिखाई देता है। द ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। देयर आर 2 टाइप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इनकी 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम RER बोलते हैं और SER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लाइक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसके जो सरफेस के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इस तरह से। ठीक है, द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक्टिव सेल्स के ऊपर, जो सेल एक्टिव होती है उसके ऊपर। आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट ऑफ वेरियस प्लेस इन द सेल्स डिपेंड ऑन नीड। और जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स होते हैं वो सेल्स पे जो डिपेंड होते हैं, उसकी जो आवश्यकता होती है वहाँ पर उस प्रोटीन्स को भेजा जाता है। यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यूज करता है। द SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद करता है, और लिपिड्स। इंपॉर्टेंट ऑफ द सेल फंक्शन, जो सेल फंक्शन के अंदर ये इसका इंपॉर्टेंट होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजीनस, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजीनस कहा जाता है। सम अदर प्रोटीन्स आर लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, कुछ अदर्स जो दूसरे प्रोटीन्स और लिपिड्स के जो कार्य होते हैं जिसके एंजाइम्स और हॉर्मोन्स हैं। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वेरियस ग्रेटली इन द अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स की जो भिन्न जो अलग अपीयरेंस होती है सेल्स के अंदर, अलग अलग सेल्स में, ये सभी क्या होती है, नेटवर्क सिस्टम में होती है, जो भी होती है। ठीक है, ये आपका जो सेल का डायग्राम दिखा रखा है, एनिमल सेल का डायग्राम इसके अंदर, तो यहाँ पे जो लाइसोसोम ये दिखा रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिखा रहा है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा उसके ऊपर डॉट डॉट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो क्या है, राइबोसोम्स। इस तरह से कह रहा है ऐसे कि सीट की तरह बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो ये जैसे स्मूथ होंगे, रफ होंगे, उसके ऊपर इस तरह से आपको दिखाई देंगे डॉट डॉट, तो ये क्या है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा गया है। Thus, one function of the endoplasmic reticulum is the serve as the channel for the transport of the materials, especially protein, between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। कि एक जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो क्या है, सर्व करना है इनकी, इस चैनल का जो नेटवर्क इसने बना रखा है वो है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसफर करना है इनकी, स्पेशली प्रोटीन को, कि जो अलग अलग भाग है उसके बीच में, कि साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए सरफेस, और जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो कार्य होता है वो साइटोप्लाज्मिक को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, उसकी सरफेस को प्रोवाइड करना है कि एक तरह से उसका जो एक स्ट्रक्चर देना। फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, इनकी कुछ जो बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए सेल में। इन द लीवर सेल, जो लीवर सेल के अंदर, ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं इनकी, जिस सेल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, यानी उसको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट कहा जाता है। ठीक है, इनकी इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। SER प्ले ए क्यूरिकल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग मैनी पोजिशंस एंड ड्रग्स, जो SER का जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है जहर को, और जो डिऑक्सीफाइड्स होते हैं, कुछ जो जहर पॉइजन्स और ड्रग्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट आता है गोल्गी अपरेटस। द गोल्गी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमलियो गोल्गी, गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था कैमलियो गोल्गी के द्वारा। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैट सैक अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन सैक कॉल्ड सिस्टिया। ये सभी जो गोल्गी होता है, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल फ्लैट सैक के अंदर होता है, इस तरह से फ्लैट सैक्स होता है। ठीक है, ऐसे इस यहाँ पे इस तरह ट्यूबल्स के अंदर यहाँ पे, और इसके साथ में इसे क्या होते हैं, सिस्टिया जो प्रेजेंट, जैसे ये दिखा रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये गोल्गी अपरेटस है कि फ्लैट सैक के अंदर यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट है, जो आपस में पैरेलल है एक दूसरे से।
ईच अदर इन साल कॉल सिस्ट्रेंस, और जो ये साल स्टाल्किंग की जो बनी हुई है इसको सिस्ट्रेन कहा जाता है। These membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another protein of a complex cellular membrane system। और ये जो मेम्ब्रेन होती है प्राय आपस में इनकी मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की तरह। देयरफॉर जबकि कॉन्स्टिट्यूट होता है इसके अंदर एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से इनकी कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम की तरह, जो एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन इनके सिस्टम में बनाता है। तो मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पैकेज एंड डिस्पेल्स टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपरेटस। मटेरियल को सिंथेसाइज करता है एंडोप्लाज्मिक जो पैकेज होता है उसके पास में, और इसके साथ में डिस्पेज करता है अलग अलग टारगेट के साथ, इनकी बाहर सेल के बाहर और बाहर, ठीक, अंदर और बाहर के द्वारा गोल्गी अपरेटस। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, यानी इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज करना, मॉडिफाई एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करना और उसके साथ में उसको पैकेज करना इन वेसिकल्स के अंदर। इन सम केस, कुछ भाग में केस में कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपरेटस। इन कॉम्प्लेक्स शुगर जो जटिल शुगर होती है उसको सरल शुगर के अंदर शुगर में बनाना ये गोल्गी अपरेटस का काम होता है। गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी अपरेटस जो लाइसोसोम को बनाने में भी मददगार करता है, ठीक है, इसमें भी इसका जो भाग होता है लाइसोसोम को बनाने में भी। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। की संरचना के अनुसार जो लाइसोसोम्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड की तरह की सैक जो भरा हुआ होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है, इनकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन की बाउंड किस तरह से बाउंड की तरफ फिल होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ ER, ये एंजाइम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बने होते हैं। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोज सिस्टम ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये इनका जो काम होता है वो होता है वेस्ट को डिस्पोजल करना, सेल्स की जो सेल्स का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना। These help to keep the cell clean by digestion any foreign material as well as worn out cells organelles। इसका काम होता है कि ये मदद करता है जो सेल्स के ऑर्गेनल्स के अंदर की जो सेल्स होती है उसको जो वेस्ट को डाइजेस्टेड करना, और उसके साथ ही जो कोई भी सेल्स जो वोर्न आउट हो जाती है उस या जो बाहर से कुछ मटेरियल्स आते हैं उसको अलग करना उससे, ठीक है, इनकी सेल को बचाना, एक तरह से सेल को क्लीन रखना, उसको जो डाइजेस्ट वगैरह कर देना जो वेस्ट मटेरियल है तो उन सबको। फॉरेन मटेरियल एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। फॉरेन मटेरियल्स जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज वगैरह यानी कि फूड के साथ जो चले जाते हैं सेल के अंदर, तो उन सबको जो लाइसोसोम्स होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर चेंज करना और उन सबको डिस्ट्रॉय करना। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस। लाइसोसोम ये सब करने में मदद का योग्य होता है क्योंकि बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिज्म मटेरियल ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कि इसके अंदर ये क्या करता है, उस एंजाइम के थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, और इसके दौरान जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान इसको डिस्टर्बेंस करता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम में ब्रस्ट, जो माइसोसोम होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है अपने आप ही, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर वोन सेल, और जो एंजाइम्स होते हैं वो सभी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। देयरफॉर इसलिए लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज द पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको पोरस कहते हैं, व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और ये जो फोल्ड्स होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान ATP को जनरेट करने में। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड ऑफ लाइफ इज रिलीज बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे वो जो भी केमिकल एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेते हैं एटीपी के द्वारा। एटीपी की फुल फॉर्म यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज आल्सो एज द एनर्जी एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है कि सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो यूज होता है एटीपी का, जो एटीपी का प्रयोग वो एनर्जी स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही जो न्यू केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में और मैकेनिकल वर्क के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रैंड ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड ribosomes, therefore mitochondria are able to make some of their own protein। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अपने स्टेज जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स, जैसे कि उसका खुद का जो डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिसके कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना खुद का प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल प्लांट के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। देयर आर दो टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्टिड यानी कि जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट यानी कि व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग ए पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनकी क्रोमोप्लास्ट के अंदर जिसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट को बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशनल टू क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई प्रकार के जैसे येलो और ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, इसके साथ ही अलग से और भी क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which materials such as starch, oils, protein granules are stored। जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कुछ जो ऑर्गेनल्स जैसे स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन जो ग्रेनुल्स के अंदर यहाँ पे ये स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो न्यूमेरस जो मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, वो मटेरियल उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इनकी स्ट्रोमा जो इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्लोरोप्लास्ट एक जो मेम्ब्रेन बनाती है इसकी। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ही जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह होता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिक का खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोर सैक ऑफ फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन्स। जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज सैक है सॉलिड का और लिक्विड का। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड स्टोरेज होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स बड़े साइज में होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल साइज में होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेंट्रल वैक्यूल्स हैं कुछ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर 50 से 90% सेल वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। इन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप। जो सेल से फुल होती है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। जो सेल को कठोरता और जो टर्जिडिटी नरमता प्रदान करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। कुछ जो महत्वपूर्ण सब्सटेंस होते हैं जो लाइफ के लिए वो प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, जिसके अंदर अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन आते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो एकलीय जीव होते हैं, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा। द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट आर अमीबा हैज कंज्यूम। उसके अंदर जो वैक्यूल्स के अंदर फूड कंटेन करते हैं जो फूड इनकी स्टोर होता है उसका। ठीक है, जिस कारण अमीबा जो उससे कंज्यूम करता रहता है फूड उस वैक्यूल से। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशलाइज वैक्यूल्स होते हैं। ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जिसका महत्वपूर्ण रोल होता है इन एक्सप्लेनिंग एक्सिस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। जो वाटर को बाहर निकालते हैं और कुछ वेस्ट सेल्स के। ठीक है, इनसे जो सेल का कुछ वेस्ट होता है वो वैक्यूल्स के द्वारा बाहर निकालते हैं। Each cell thus acquired its structures and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific way।
कि प्रत्येक सेल के अंदर जरूरत होती है उसके जो इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कार्य करने की जो एबिलिटी होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन और उसमें जो ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। इनकी मेम्ब्रेन जो उसका कार्य करते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन्स जो उसको जो स्ट्रक्चर देती है और ऑर्गेनल्स जो उसके स्पेसिफिक काम करने का कार्य करते हैं। द सेल दस हैव ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का एक जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि संरचना होती है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन, ये जो सेल को जो मदद करती है, जो यानी कि जो कोशिका होती है वो कार्य करने को परफॉर्म करती है। कार्य क्या कार्य करती है, जैसे रेस्पिरेशन श्वसन कार्य, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन लेना, एंड क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन और न्यू प्रोटीन को बनाना। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो सेल होती है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है हर जीवित जीवों के। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और यह इसके साथ ही आधारभूत इकाई भी है जीवन की, ठीक है। इसके बाद आता है सेल डिवीजन, कि सेल का विभाजन, कोशिका विभाजन। न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन organisms in order to grow, to repair old, dead and injury cells and to form gametes required for reproduction. यानी कि नई जो सेल्स होती है जो वो बनती है उसके अंदर हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसके अंदर ग्रो होता है, ठीक है, वृद्धि होती है, पुरानी जो होती है वो रिप्लेस होती है, उसके साथ ही डेड मृत्यु जो मर जाती है जो सेल्स वो भी रिप्लेस होते हैं, उसके साथ ही जो इंजरी सेल्स जो घायल जो डिस्ट्रॉय सेल्स होती है, एंड फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, उसके साथ ही जो गैमेट का बनना, गैमेट की रिक्वायरमेंट और उसके साथ ही रिप्रोडक्शन का होना भी जरूरी है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इन कॉल्ड एज सेल डिवीजन, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है न्यू सेल्स के अंदर ये किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन के द्वारा होता है। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। फर्स्ट है माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जो सेल का डिवीजन होता है, सॉरी जब प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड अप कॉल्ड द सेल डिवीजन, जिस प्रक्रिया के द्वारा नई सेल बनती है वो सेल डिवीजन कहलाता है। और जो सेल डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस के अंदर इस प्रोसेस में जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर जो सेल डिवाइड होती है और उसके साथ ही जो सेल ग्रोथ होती है वो कहलाता है माइटोसिस। एंड इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, और इस प्रोसेस के अंदर जो प्रत्येक सेल होती है वो मदर सेल कहलाती है। डिवाइडेड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स होती है डिवाइड होती है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर, यानी कि एक सेल्स होती है मदर सेल होगी, इसके अंदर से दो सेल्स जो डिवाइड होगी वो क्या कहलाएगी, डॉटर सेल्स कहलाएगी। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, जो डॉटर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा मदर सेल्स का, ठीक है। जितने मदर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है वो दोनों के अंदर ही सेम मिलेंगे। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स, जो मदद करती है वृद्धि में और टिश्यू की रिपेयर करने में ऑर्गेनिज्म जीवों के अंदर। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, जो स्पेसिफिक सेल्स होती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर एनिमल्स या प्लांट के अंदर, तो डिवाइडेड फॉर्म करके फिर क्या बनाती है, जो गैमेट बनाती है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, और फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन करके न्यू जो ऑफस्प्रिंग देती है। दे डिवाइड बाई ए डिफरेंट प्रोसेस, जो एक अलग प्रोसेस के द्वारा होती है, कॉल्ड मियोसिस, वो क्या कहलाती है, मियोसिस, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स टू कंस्ट्रक्टिव डिवीजन, इसके अंदर दो अलग अलग डिविजन्स होते हैं। वह ने सेल डिवाइड बाई मियोसिस, यानी कि पहले जब सेल डिवाइड होती है मियोसिस में, और इट प्रोड्यूस फॉर न्यू सेल्स, इसके अंदर जो फिर क्या करती है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है, 4 नई सेल बनती है इसके अंदर। इंस्टेंटली ऑफ एडजस्ट टू, यानी कि बिल्कुल इस तरह जैसे इसके अंदर 2 बनती है तो मियोसिस के अंदर 4 बनेगी। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द मदर सेल्स, अब जो इसके अंदर जो न्यू सेल्स के अंदर केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे मदर सेल से। कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स, आप सोच सकते हो कि जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो यहाँ पर कम क्यों हो गए, ठीक है, मदर सेल से, क्योंकि यहाँ पे डॉटर सेल के अंदर इक्वल थे लेकिन इसके अंदर कम क्यों आए।
ठीक, तो ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।